Hi, hello everyone. In this video, we will see Indian Christian Marriage Act 1872. तो इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 के बारे में डिटेल के अंदर देखेंगे कि किस तरीके से ये एक्ट के अंदर हमें चीज़ें दी गई हैं, कितने पार्ट्स हैं, कितनी क्या सेक्शंस हैं, क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं और किस तरीके से मैरिज होती है इंडिया के अंदर क्रिश्चियंस की। तो उससे पहले मैं आपको एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि अगर आप अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यू कैन यूज़ द प्लेटफॉर्म ऑफ एन अकेडमी फॉर डूइंग द प्रिपरेशन। और अगर आप इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं कुशांक। थ्रू दैट यू कैन ज्वाइन माई दिस प्लेटफॉर्म। Then free special classes for judiciary exams. Unlock an academy free plan now. Watch live classes for all state judiciary exams. So you have to use my code Kushank KUSHANK. Your one-stop destination for judiciary. Learn live from comfort of your home. Unlimited access to all courses, practice tests, batch courses, study material, mentorship and guidance, exhaustive coverage of syllabus, regular doubt clearing and answer writing sessions, live test series. Compete with thousands of aspirants and stand out from the crowd. Special classes features interactive live classes, polls for learners, raise a hand, never miss a class, lecture notes, anytime, anywhere. So these are the features available to you if you join the special classes. Then free special classes every day. अगर आप free special classes लेना चाहते हैं then you have to use my code Kushank KUSHANK and you can access these free special classes. Boost your PCSJ preparation with top educators with free live classes: Indian Contract Act, CPC, Jurisprudence, Hindu Law, Constitutional Law, Criminal Procedure Code, Local Law, IPC, Evidence Act and all these acts. ठीक है। देन एलिवेट योर जुडिशरी एग्जाम प्रिपरेशन विद फ्री टेस्ट सीरीज। तो ये सारे टेस्ट हैं जो होते रहते हैं डेली, सो यू कैन ज्वाइन देम। आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस एक्ट, टीपी एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो इन टेस्ट को ज्वाइन करने के लिए आपको मेरा कोड यूज करना पड़ेगा कुशांक KUSHANK। एंड एक चैलेंजर सीरीज होती है वीकली करंट अफेयर की हर एक सैटरडे को। देन दीज आर द हैंडल्स ऑफ अन अकेडमी ऑन यूट्यूब एंड टेलीग्राम, दैट इज अन अकेडमी जुडिशरी एंड UNA जुडिशरी। ठीक है, अब हम आते हैं वापस से अपने टॉपिक के ऊपर, इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872। ठीक है, अब ये जो एक्ट है ये किस बारे में बात करता है या क्या है ये इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872। ठीक है, इसको हमें समझना है। तो सबसे पहली बात तो ये जो हमारा इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 अगर इसको हम देखें तो ये एट पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। तो ये आपको याद रखना है कितने पार्ट्स हैं इसके अंदर, 8 पार्ट्स हैं इसके अंदर। ठीक है, कितने शेड्यूल हैं, 4 शेड्यूल्स हैं। 5 थे जिसमें से एक को रिपील कर दिया गया था, 4 शेड्यूल्स हैं एट प्रेजेंट। कितने सेक्शंस हैं, 88 सेक्शंस है। तो ये आपको याद रहेगा कि कितने पार्ट्स हैं, कितने सेक्शंस हैं और कितने शेड्यूल्स हैं। तो 8 पार्ट्स 88 सेक्शंस की तो एक जैसा ही हो गया, और 4 शेड्यूल यानी इसका आधा 4 शेड्यूल्स हो गए। ठीक है, तो इतनी चीजें हैं हमारे इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 के अंदर। अब इसको अगर हम देखें तो सबसे पहले वही सेक्शन 1-2 वही बता रखा है कि इसके अंदर क्या कहाँ पे एक्सटेंड होगा, क्या इसको बोलेंगे, जो सब सारे एक्ट के अंदर होते हैं। देन इंटरप्रिटेशन क्लॉज दे रखा है, जिसके अंदर हमें जो सेक्शन 3 है, सेक्शन 3 के अंदर हमें बता रखा है इंटरप्रिटेशन क्लॉज दे रखा है। अगर सेक्शन 3 को आप रीड करेंगे, जिसके अंदर सबसे मेन चीज़ आती है जो हमें बता रखा है कि जो टर्म क्रिश्चियन है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872, उसका मतलब क्या होता है। तो उसके अंदर ये बताया गया कि कोई भी व्यक्ति जो कि क्या कर रहा है, प्रोफेस कर रहा है क्रिश्चियन रिलीजन को, जो कि क्रिश्चियन धर्म को फॉलो कर रहा है, उसको हम क्रिश्चियन बोल रहे हैं। और दूसरी बात कि इंडियन क्रिश्चियंस कौन होंगे, वो व्यक्ति जो कि क्रिश्चियंस के डिसेंडेंट है, यानी कि जो उनके पेरेंट्स जो क्रिश्चियन थे, कन्वर्टेड क्रिश्चियन थे, जैसे कि जो क्रिश्चियनिटी के अंदर कन्वर्ट हो गए थे किसी और रिलीजन से, तो जो उनके डिसेंडेंट है वो और जो कन्वर्ट हुए थे वो भी क्रिश्चियन ही कहलाएंगे। तो जो लोग क्रिश्चियन रिलीजन को प्रोफेस कर रहे हैं, जो कन्वर्टेड क्रिश्चियंस है, उनके जो डिसेंडेंट्स है वो सारे के सारे क्या है, क्रिश्चियन ही कहलाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हमें सबसे मेन टर्म है क्रिश्चियंस की। अगर आपसे पूछ सकते हैं कि क्या दिस विल बी इंक्लूडेड इन द टर्म ऑफ क्रिश्चियन या क्रिश्चियनिटी, या क्रिश्चियन होंगे या नहीं होंगे, सो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस एज पर सेक्शन इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट सेक्शन 3, दीज पीपल आर दी क्रिश्चियंस इन इंडिया। ठीक है, तो फिर इन्हीं लोगों के ऊपर क्या होता है कि अगर आप में से दोनों में से कोई एक भी, यानी कि हस्बैंड या वाइफ, यानी कि या तो हस्बैंड या वाइफ या फिर दोनों, अगर दोनों हैं या फिर दोनों में से एक भी है, तो इन दोनों में से एक चीज होनी चाहिए। तो फिर उसके अंदर शादी किस हिसाब से होगी, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 के हिसाब से होगी। ठीक है, तो ये याद रखना है कि या तो एक व्यक्ति क्रिश्चियन हो सकता है या फिर दोनों के दोनों लोग क्रिश्चियन हो सकते हैं। इन दैट सिचुएशन इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट को यूज करके शादी की जाएगी, गवर्न होगा। ठीक है, और फिर ये जो है इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट जो है ये पूरे की पूरे इंडिया के ऊपर एक्सटेंड होता है। सिर्फ कहाँ, कौन से एरिया को छोड़ के, स्टेट ऑफ ट्रेवेनकोर, कोचीन एंड मणिपुर की स्टेट को छोड़ के पूरे इंडिया के ऊपर इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट एप्लीकेबल होता है 1872 वाला। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक हो गया। देन हमारा आता है पार्ट 1,
ठीक है, क्योंकि हमें पता है इसके अंदर कितने पार्ट है, 8 पार्ट है। तो पार्ट 1 जो है इसके अंदर कितने सेक्शंस दे रखे हैं, इसके अंदर हमें सेक्शन 4 to 9 दे रखा है। सेक्शन 4 to 9 हमें किसके अंदर दे रखा है, पार्ट 1 के अंदर दे रखा है। और इससे पहले जो सेक्शन 1 to 3 थे वो प्रीलिमिनरी थे, वही कि कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, एक्सटेंट, कमिटमेंट और इंटरप्रिटेशन के लिए सेक्शन 3 के अंदर दे रखा था। फिर सेक्शन 4 to 9 के अंदर हमें पार्ट 1 दे रखा है। अब ये जो पार्ट 1 है बेसिकली हमें क्या बताता है, ऐसी कंडीशंस बताता है, सर्टेन कंडीशंस बताता है जो कि पूरी होनी ज़रूरी है मैरिज के अंदर, कि एक मैरिज जो है वो वैलिड कहलाए एज पर इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 की। इन कंडीशंस को आपको पूरा करना पड़ेगा, तभी वो जो मैरिज है वो क्या कहलाएगी, वैलिड मैरिज कहलाएगी। तो सबसे पहली कंडीशन तो वही आ गई जो सेक्शन 4 बोलता है कि जो पार्टीज हैं वो क्रिश्चियन होनी चाहिए। दोनों में से कोई एक भी क्रिश्चियन हो सकता है और दोनों पार्टीज भी क्रिश्चियन हो सकती हैं। क्रिश्चियन कौन होता है, जो मैंने अभी आपको बताया था सेक्शन 3 के हिसाब से, उनको हम क्रिश्चियंस बोलेंगे। तो दोनों पार्टीज क्रिश्चियन हो सकती है और दोनों में से एक पार्टी भी क्रिश्चियन हो सकती है, यानी कि एटलीस्ट एक पार्टी को तो क्रिश्चियन होना ही पड़ेगा अगर इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के हिसाब से मैरिज करनी है तो। ठीक है, एंड देन साथ साथ हमें आगे के जो सेक्शन है जैसे कि सेक्शन 5 उसको भी फॉलो करना है। सेक्शन 5 पर्टिकुलरली बोलता है कुछ पर्सन्स को एथोराइज किया गया, ये ड्यूली एथोराइज पर्सन है कि ये लोग जो है ना वो मैरिज करवा सकते हैं। ठीक है, कि ये पर्सन क्लर्जी मैन या इस तरीके से कुछ लोग बता रखे हैं सेक्शन 5 के अंदर, यही लोग जो है वो एथोराइज है और यही लोग जो है वो शादी कराएंगे। और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे रखी है कि वो क्या कर सकते हैं कि किसी को ये पावर दे सकते हैं, यानी कि सेक्शन 5 के अंदर जो पावर्स जो लोग अपॉइंट कर रखे हैं उन लोगों को पावर दे सकते हैं और उनके लाइसेंस को रिवोक भी कर सकते हैं। जो सर्टेन पर्सन है उनको इन लाइसेंस को रिवोक भी कर सकते हैं कि वो अब शादी नहीं करवा सकते, या उनको पावर भी दे सकते हैं कि वो शादी करवा सकते हैं। सो ये पावर किसको दे रखी है, स्टेट गवर्नमेंट को दे रखी है। सो यू हैव टू रिमेंबर दैट दीज पावर्स हैव बीन गिवन टू होम, स्टेट गवर्नमेंट। तो ये आपसे एमसीक्यू के अंदर पूछ सकता है, अगर कहीं पे आपके एंट्रेंस के एग्जाम के अंदर कहीं पे भी आपका क्वेश्चन आ रहा है तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, देन और अगर आगे हम देखें इसी एक्ट के अंदर तो हमें और क्या चीजें बता रखी है। अब जो यहाँ पे मैरिज है ना, जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं इस एक्ट के अंदर, तो जो मैरिज है वो एक पर्टिकुलर फॉर्म के तरीके से यहाँ पे परफॉर्म होगी, और साथ ही साथ जो भी मैरिज होगी उसको क्या करना होगा, मैरिज रजिस्टर के अंदर एंटर करना होगा, मतलब कि उसकी एंट्री करनी होगी मैरिज रजिस्टर के अंदर, जो कि इसी पर्पस के लिए एक रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा। अब अगर कहीं पे प्रूफ करना है कि हाँ ये मैरिज हुई है या नहीं हुई है, तो अगर इस रजिस्टर को वहाँ पे प्रोड्यूस कर दिया जाता है और उसके अंदर एंट्री दिखा दी जाती है कि हाँ इसके अंदर एंट्री है, तो ये मान लिया जाता है कि ये शादी हुई है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अलावा कोई और एविडेंस आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसके अलावा आप और एविडेंसेस भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि आई विटनेसेस प्रोवाइड कर सकते हैं, सब्सिक्वेंट कंडक्ट शो कर सकते हैं हस्बैंड एंड वाइफ का कि वो किस तरीके से रह रहे थे, तो जो कि शो करेगा अपने आप में कि हाँ इन लोगों की मैरिज हुई थी। ठीक है, और इसके अलावा जो क्रिश्चियन मैरिज होती है वो कहाँ पे हो सकती है, जो ब्राइड का मदर का घर होता है, जो ब्राइड है उसकी जो मदर का घर होता है वहां पे भी क्रिश्चियन मैरिज हो सकती है। और अगर इस तरीके से मैरिज होती है, ब्राइड की मदर के घर अगर शादी होती है, तो उस सिचुएशन के अंदर मैरिज रजिस्टर में एंट्री करना जरूरी नहीं होता, क्योंकि वहां पे मैरिज रजिस्टर कहाँ से आएगा, तो वहां पे मैरिज रजिस्टर के अंदर एंट्री करनी जरूरी नहीं होती। अब मान लो कि एक व्यक्ति क्या था, हिंदू था, और एक व्यक्ति क्या था, क्रिश्चियन था, और उन्होंने किस हिसाब से मैरिज करी, इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के हिसाब से करी, क्योंकि इसके अंदर बोला गया कि एटलीस्ट वन शुड बी क्रिश्चियन। तो एक व्यक्ति क्या था, क्रिश्चियन था। अब क्या होता है, वो इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के हिसाब से मैरिज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि अगर दोनों में से कोई एक हिंदू भी था, तो वो जो हिंदू मैरिज एक्ट का है ना, जिसके अंदर सेक्शन 13 हमें दिया गया है कि इस हिसाब से आप डिवोर्स ले सकते हो, जिसके अंदर कुछ ग्राउंड्स दिए गए हैं, तो यहाँ पे अगर आपने इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के हिसाब से मैरिज की है, तो आप उस सेक्शन को यूज करके, सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट को यूज करके आप मैरिज को डिसॉल्व नहीं कर सकते, डिक्री ऑफ डिवोर्स नहीं ले सकते। ठीक है, अब अगर कोई जो मैरिज है क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के हिसाब से हुई है और वैलिडली उसको रजिस्टर किया गया है, अब यहाँ पे रजिस्टर के हिसाब से किस प्रोविजंस के हिसाब से होगा, स्पेशल मैरिज एक्ट के हिसाब से होगा। ठीक है, तो वहाँ पे आपको स्पेशल मैरिज एक्ट की जो भी जितनी भी लीगल कंडीशंस है वो सारी भी साथ साथ फुलफिल करनी पड़ेगी। तो मेनली यही चीजें हमें पार्ट 1 के अंदर दे रखी है। उसके बाद जो पार्ट 2 है इसका, पार्ट 2 जो है उसके अंदर सिर्फ 2 ही सेक्शंस आते हैं। अगर आप पार्ट 2 को देखेंगे तो पार्ट 2 के अंदर हमें क्या दे रखा है, पार्ट 2 के अंदर सेक्शन 10 और 11 दे रखे हैं हमें। सेक्शन 10 और सेक्शन 11 जो है वो पार्ट 2 के अंदर आते हैं इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के। अब ये किस बारे में बात करते हैं, ये जनरल रूल देते हैं कि जो हर एक मैरिज है वो किस टाइम पे सोलेमनाइज की जाएगी, किस टाइम पे उस शादी को किया जाएगा, कोई भी मैरिज हुआ है। तो यहाँ पे टाइम बता रखा है कि किसी भी शादी को किस
टाइम ड्यूरेशन के बीच में किया जाएगा। तो एक हमें दिन के अंदर टाइम बता रखे कि सुबह 6 बजे से 6 इन द मॉर्निंग से 7 इन द इवनिंग के बीच में ही किसी भी शादी को किया जाएगा। तो 6 AM से 7 PM के बीच में किसी शादी को किया जाएगा। तो ये एक टाइम ड्यूरेशन बता रखी है सेक्शन 10(11) के अंदर कि इस हिसाब से एक मैरिज को सोलेमनाइज किया जाएगा। और प्लेस ऑफ मैरिज क्या होगी ये भी हमें सेक्शन 11 में बता रखा है। प्लेस ऑफ मैरिज क्या होगी? चर्च होगी। ठीक है, तो 6 AM to 7 PM के बीच में ही शादी करनी होगी। हाँ, इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी होती है, वो फिर पर्टिकुलर सिचुएशन हो जाती है, वहाँ पे आपको स्पेशल लाइसेंस लेना पड़ता है, क्लर्जीमैन से परमिशन लेनी पड़ती है। और चर्च जो है जब आपको इस चीज़ की परमिशन दे देता है तो फिर आप चर्च के अलावा कहीं और पे भी मैरिज कर सकते हैं। और अगर कोई व्यक्ति इस टाइम के अलावा मतलब सुबह 6 बजे से 7 बजे के बीच में या फिर चर्च से बाहर कोई शादी करता है, मतलब कि जैसे रात के टाइम पे या फिर चर्च के बाहर कहीं पे भी शादी करता है और कोई विटनेस वहां पे प्रेजेंट नहीं रहते और उन्होंने कोई स्पेशल लाइसेंस भी नहीं लिया उसके अंदर, तो ये अपने आप में एक ऑफेंस ही बना दिया गया है। सेक्शन 69 को जब हम रीड करेंगे वहां पे हम देखेंगे कि इसको अपने आप में एक ऑफेंस बता दिया गया है कि आपको इसके बाहर जाके यानी कि चर्च के बाहर जाके, ठीक है, और सुबह 6 से 7 के बीच में अगर आप शादी नहीं करते यानी कि 8 बजे कर रहे हैं, 9 बजे कर रहे हैं और इसके लिए आपने जो क्लर्जी मैन है जो चर्च है उनसे परमिशन भी नहीं ली कि बाहर जाके शादी करने के लिए, कोई विटनेस भी नहीं रखे, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप शादी करते हैं तो दिस हैज बीन टर्म्ड एज एन ऑफेंस इन दिस एक्ट। ठीक है, सेक्शन 69 के अंदर इसको एक ऑफेंस बताया गया है और इसकी जो पनिशमेंट है वो कितनी है? अप टू 3 इयर्स इम्प्रिजमेंट। तो एक काफी ज्यादा पनिशमेंट बता रखी है अगर इस तरीके से कोई करता है तो अप टू 3 इयर्स की इम्प्रिजमेंट बता रखी है इसका ऑफेंस जो है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलरली पार्ट 2 के अंदर हमें दे रखा है। देन हम आते हैं आगे। आप एक बारी बेयर एक्ट से भी रीड कर सकते हैं, ये मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू दे रहा हूँ कि इसके बाद अगर आप पढ़ेंगे बेयर एक्ट को तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि हाँ ये बातें बता रखी हैं। और इतना भी आप कर लेते हैं तो आपका कोई भी एग्जाम है उसके अंदर आपका कवर हो जाएगा। इससे ज्यादा कुछ भी पूछता नहीं है इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के अंदर, मोस्टली यही चीजें पूछी जाती हैं। अब जो पार्ट 3 है इसके अंदर क्या है? सेक्शन 12 से लेके कितने तक आते हैं? सेक्शन 26 तक आते हैं। 12 से लेके 26 तक सेक्शन आते हैं। इसके अंदर क्या बता रखा है कि किस तरीके से नोटिस दिया जाता है इंटेंडेड मैरिज का। ठीक है, कि जैसे कि दूसरे व्यक्ति को नोटिस देना या उसके बारे में पब्लिकेशन करना एक्चुअल मैरिज सेरेमनी से पहले, तो इन चीजों के बारे में सेक्शन 12 to 26 के अंदर दे रखा है। अब यहाँ पे क्या बोलता है कि अगर इस पार्ट को आप रीड करेंगे बेयर एक्ट से तो ये आपको देगा कि अगर एक व्यक्ति जो है जो भी मैरिज करना चाह रहा है वो दूसरे व्यक्ति को नोटिस देगा राइटिंग के अंदर, और वो जो नोटिस है वो किस फॉर्मेट के अंदर होगा वो हमें फर्स्ट शेड्यूल के अंदर दे रखा है। तो बेयर के पीछे जाइएगा, वहां पे आपको फर्स्ट शेड्यूल देखने को मिलेगा, उसी फॉर्मेट को आपको फॉलो करना है। और ये जो नोटिस है ये किसको जाएगा? मिनिस्टर को जाएगा। और उसके अंदर मिनिस्टर कौन होते हैं? चर्च के अंदर मिनिस्टर होते हैं। तो उसके अंदर मिनिस्टर को बताया जाएगा कि आप किससे शादी करना चाहते हैं, या इफ यू आर ही मतलब कि आप लड़की हैं तो बताएंगे किससे, कौन सी लड़की से शादी करना चाहते हैं। अगर आप लड़की हैं और आप अगर नोटिस भेज रहे हैं मिनिस्टर को तो आप बताएंगे कि आप किस लड़के से शादी करना चाहते हैं। तो ये इस तरीके से आपको नोटिस भेजना होगा। और पर्टिकुलरली अगर आप किसी चर्च में मैरिज करना चाहते हैं और वहाँ के मिनिस्टर को आप जो है इस तरीके का नोटिस भेज रहे हैं, देन मिनिस्टर की क्या ड्यूटी बनती है? जो मिनिस्टर ऑफ रिलीजन है उनको क्या करना होगा? इस नोटिस को एफिक्स करना होगा किसी कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ चर्च के अंदर। वो पर्टिकुलर चर्च है जहाँ पे आप मैरिज करना चाह रहे हैं, फिर ये नोटिस वो उसी चर्च के अंदर किसी कॉन्स्पिशियस पार्ट के ऊपर लगाएंगे। तो जनरली सी चीज होगी कि अगर आप शादी करना चाहते हैं तो आपको एक नोटिस भेजना होगा। ये नोटिस किसको भेजना होगा? जो भी मिनिस्टर ऑफ चर्च है, मिनिस्टर ऑफ रिलीजन जिनको बोला जाता है। और ये क्या करेंगे फिर उस चर्च के अंदर पर्टिकुलर जो भी ऐसी प्लेस है, कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ चर्च है जहाँ पे कोई भी आते जाते रीड कर सकता है, तो वहां पे इस नोटिस को वो स्टिक कर देंगे, वहां पे इस नोटिस को लगा देंगे, एफिक्स कर देंगे। ठीक है, लेकिन ये तो हो गया कौन सी सिचुएशन जहां पे चर्च के अंदर आप शादी करना चाहते हैं। लेकिन हमने देखा था कि आप प्राइवेट प्लेस के ऊपर भी शादी कर सकते हैं वहां पे, लेकिन आपको क्लर्जीमैन ऑफ द चर्च की परमिशन लेनी पड़ती है, लाइसेंस लेना पड़ता है उनसे, है ना, स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर अगर आप प्राइवेट ड्वेलिंग के अंदर मैरिज करना चाहते हैं तो फिर जो मिनिस्टर होंगे, जो भी मिनिस्टर ऑफ रिलीजन होंगे, आप उनको ये नोटिस भेजेंगे। ठीक है, कि भाई आपने अपना नोटिस वगैरह भेज दिया मिनिस्टर ऑफ रिलीजन को। अब ये मिनिस्टर ऑफ रिलीजन क्या करेंगे? चर्च के ऊपर इसकी फोटो नहीं लगाएंगे, क्योंकि अब वो एफिक्स नहीं करेंगे इस नोटिस को, क्योंकि वहां पे एफिक्स करने से कोई फायदा नहीं है। वो क्या करेंगे? जो ये मिनिस्टर हैं वो किसको इस नोटिस को आगे फॉरवर्ड कर देंगे? जो मैरिज रजिस्ट्रार है ना डिस्ट्रिक्ट का, जो मैरिज रजिस्ट्रार है डिस्ट्रिक्ट का, उसको ये फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, फिर वो क्या करेंगे? इसको किसी कॉन्स्पिशियस प्लेस ऑफ इस ऑफिस के ऊपर स्टिक कर देंगे। ये चर्च के अंदर कर रहे थे क्योंकि इनके पास था,
अब यहाँ मैरिज रजिस्टर अपने ऑफिस के अंदर की किसी कॉन्स्पिशियस प्लेस के ऊपर इसको स्टिक कर देंगे कि कोई भी आते जाते इसको रीड कर ले। तो जब प्राइवेट ड्वेलिंग के अंदर आप शादी करना चाहते हैं तो इस प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा, और अगर आप चर्च में करना चाहते हैं तो इस प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा। अब शादी होने से पहले, सोलमनाइजेशन ऑफ मैरिज से पहले एक सर्टिफिकेट जो होता है, मिनिस्टर ऑफ रिलीजन जो है एक सर्टिफिकेट देते हैं, वो एक एसेंशियल होता है, मतलब कि एक सर्टिफिकेट दिया जाता है मिनिस्टर ऑफ रिलीजन के द्वारा। और जो ये जो नोटिस होता है इसके विद इन 4 डेज इनको ये सर्टिफिकेट देना होता है। ठीक है, ये चीज होगी हमारी जो पर्टिकुलरली दी गई है। देन अगर जब ये आपको सर्टिफिकेट दिया गया है, इसके विद इन 2 मंथ्स आप जो है मैरिज नहीं करते, सोलमनाइज नहीं करते, तो फिर ये जो सर्टिफिकेट दिया जाता है ये अपने आप में क्या हो जाता है, वॉइड हो जाता है। देन आपको फिर फ्रेश नोटिस देना होगा, फिर से आपको सर्टिफिकेट लेना होगा, तो ये प्रोसेस फिर से शुरू हो जाता है। तो इसकी वैलिडिटी कितनी होती है, 2 मंथ्स की होती है। एंड अगर जो पार्टी है जो मैरिज कर रही है वो अपने आप में माइनर है, देन इन दैट सिचुएशन आपको क्या करना पड़ेगा, कंसर्ट लेनी पड़ेगी उनके फादर के, और अगर उनके फादर जो है जीवित नहीं है तो जो भी उनके गार्डियन है उनकी कंसर्ट लेनी पड़ेगी माइनर के। और मान लीजिए कोई और गार्डियन भी नहीं है, फादर नहीं थे फिर दिन गार्डियन भी नहीं है, तो उस सिचुएशन के अंदर मदर की जो है कंसर्ट आपको लेनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर आप कंसर्ट नहीं लेते हैं इस सिचुएशन के अंदर तो वो मैरिज क्या कहलाई जाएगी, वॉइड कहलाई जाएगी, वैलिड नहीं होगी। तो पार्ट 3 के अंदर बेसिकली यही चीजें दी गई हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ रहा हो। अगर कोई डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, देन आपके सामने आता है पार्ट 3 के बाद कौन सा, पार्ट 4, सेक्शन 27 से 37 तक। ठीक है, इसके अंदर इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 के अंदर बेसिकली क्या बता रखा है, ये जो हमारा पार्ट 4 है इसके अंदर क्या बता रखा है, रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज के बारे में बता रखा है कि किस तरीके से आपको मैरिज को रजिस्टर कराना है, कब रजिस्टर कराना है, ये सारी चीज़ें बता रखी हैं। तो सबसे पहली बात तो जो भी मैरिजेज आपकी जितने भी हमने चीज़ें अभी पढ़ी हैं उसकी कन्फर्मिटी के अंदर हो रहे हैं, जो भी रूल्स हमें दे रखे हैं, जितने भी हमें यहाँ पे बता रखे हैं, और वो फिर मैरिज आपकी क्लर्जीमैन के द्वारा हो रही है। अब क्लर्जीमैन जो है अलग अलग, जब आप सेक्शन 3 को रीड करोगे उसके अंदर, या 5 को रीड करोगे उसके अंदर दे रखा है चर्च ऑफ इंग्लैंड या जो भी है उस हिसाब से हो रही है। तो फिर आपकी जो भी मैरिज है उसको आपको जो जितनी भी एंट्रीज हैं उसकी आपको करनी होगी जो भी रजिस्टर है उसके अंदर। ठीक है, देन जो भी एंट्री है इन सारी मैरिजेस की, इसको दोनों पार्टीज जो है साइन करेंगी, तभी तो होगा, कि ऐसे तो कोई भी किसी का भी नाम लिख जाए। तो दोनों पार्टीज का इसके अंदर साइन होना चाहिए जब ये एंट्री की जाएगी रजिस्टर के अंदर। और 2 क्रेडिबल विटनेसेस जो भी जिनके ऊपर भी आपको भरोसा है उनसे भी इसको साइन कराया जाएगा कि भाई हाँ इनके सामने इन दोनों ने साइन किया है। तो 2 क्रेडिबल विटनेस प्लस जो दोनों पार्टीज हैं जिनकी शादी हुई है उनको इसके अंदर एंट्री करनी होती है। तो पर्टिकुलरली यही चीज़ दे रखी है कि क्या क्या चीज़ें रहती हैं इस तरीके से साइन वगैरह करने हैं। तो ये इतनी सी बेसिक सी चीज़ है। देन उसके बाद आता है आपके पास पार्ट 5। ठीक है, पार्ट 5 के अंदर आपको क्या दे रखा है, सेक्शन 38 से 59 के बारे में बता रखा है। अगर यहाँ पे क्या बता रखा है कि अगर आप जो मैरिज जो भी सोलमनाइज करना चाहते हैं वो बाय और इन द प्रेजेंस ऑफ मैरिज रजिस्ट्रार करना चाहते हैं, मैरिज रजिस्ट्रार यानी कि आप प्राइवेट ड्वेलिंग के अंदर करना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर आप मैरिज रजिस्ट्रार के प्रेजेंस के अंदर करना चाहते हैं तो इस सिचुएशन के अंदर नोटिस जो है एक पार्टी को देना पड़ेगा मैरिज रजिस्ट्रार को। किस फॉर्मेट के अंदर, फर्स्ट शेड्यूल के अंदर, जैसे वो उसके अंदर दे रहे थे ना उसको ऊपर मिनिस्टर ऑफ रिलीजन को, यहाँ पे भी उनको आपको एक नोटिस देना पड़ेगा मैरिज रजिस्ट्रार को, और वो उसी फॉर्मेट के अंदर होगा, फर्स्ट शेड्यूल के फॉर्मेट के अंदर होगा। जो भी डिस्ट्रिक्ट जिस भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कर रहे हो, जो भी आपका रेजिडेंस है वहाँ पे उस डिस्ट्रिक्ट के जो मैरिज रजिस्ट्रार है उसको आपको देना पड़ेगा। एंड फिर जैसे वहाँ पे आपको सर्टिफिकेट इशू हो रहा था, इसी तरीके से यहाँ पे मैरिज रजिस्ट्रार भी आपको उससे पहले एक सर्टिफिकेट इशू करेगा मैरिज सोलमनाइज होने से पहले। एंड देन उसके विद इन 2 मंथ्स आपको मैरिज करनी होती है। यहाँ पे भी 2 मंथ्स का पीरियड है और वहाँ पे भी 2 मंथ्स का ही पीरियड होता है। और अगर आप 2 मंथ्स में नहीं करते तो फिर आपको फ्रेश दोबारा से नोटिस भेजना पड़ता है। और अगर एक बारी जो मैरिज है वो आपकी सोलमनाइज हो जाती है, फिर उसको फिर वही रजिस्टर करना पड़ता है, और उसकी जो भी एंट्री होती है, जो भी आपको सर्टिफिकेट इशू किया गया है और जो मैरिज रजिस्टर बुक होती है उसके अंदर एंटर करना होता है। चाहे आपकी जो मैरिज है वो मैरिज रजिस्टर के प्रेजेंस में हो रही हो, चाहे मिनिस्टर के सामने हो रही हो, तो उसकी फिर एंट्री होती है। एंड देन फिर वही सेम चीज़ें रहती हैं कि दोनों पार्टी साइन करती हैं, एंड देन अटेस्ट किया जाता है 2 क्रेडिबल विटनेसेस के द्वारा। देन हमारे पास आता है पार्ट 6। पार्ट 6 कौन से सेक्शन के बारे में बात करता है, 60 to 65। इसके अंदर जो इंडियन क्रिश्चियंस होते हैं उनकी मैरिज की बात की गई है। किसकी बात की गई है, इंडियन क्रिश्चियंस के मैरिज की बात की गई है। इसके अंदर ये बता रखा है
कि इसके अंदर जो इंडियन क्रिश्चियंस हैं इनकी मैरिज के लिए आपको कोई भी प्रीलिमिनरी नोटिस देने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे इंडियन क्रिश्चियंस की बात हो रही है, तो इस सिचुएशन के अंदर आपको कोई प्रीलिमिनरी नोटिस देने की जरूरत नहीं है। लेकिन उनकी जो एज है, यानी कि जो ब्राइड ग्रूम है, जो दूल्हा है, उसकी एज जो है 21 साल होनी चाहिए, और जो ब्राइड है उसकी एज कम से कम 18 साल होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो प्रीलिमिनरी नोटिस जो हम पढ़ रहे थे वो देने की जरूरत नहीं होती। और साथ ही साथ जैसे आप हिंदू के अंदर या मुस्लिम के अंदर, सॉरी, हिंदू लॉ के अंदर पढ़ते हैं, मुस्लिम में तो नहीं होता, कोई भी लिविंग एट प्रेजेंट स्पाउस नहीं होना चाहिए। वाइफ की कोई भी पहले से हस्बैंड नहीं होना चाहिए, और हस्बैंड का कोई भी पहले से वाइफ नहीं होना चाहिए। तो स्टिल लिविंग दोनों में से कुछ भी नहीं होना चाहिए। देन फिर जो पार्टीज होती हैं वो ओथ लेती हैं किसके प्रेजेंस के अंदर, दो विटनेसेस की प्रेजेंस के अंदर और मैरिज ऑफिसर की प्रेजेंस के अंदर, फिर जो उनको सर्टिफिकेट ग्रांट करते हैं कि हाँ इनकी जो है मैरिज हो गई है। एंड देन जैसे अभी तक हमने पढ़ा था, फिर वैसे ही एंट्रीज की जाती हैं रजिस्टर के अंदर, और वही दो क्रेडिबल विटनेस उसके ऊपर साइन करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है पार्ट 7। पार्ट 7 जो है वो किस बारे में बात करता है? पार्ट 7, पार्ट 7 जो है पेनल्टीज के बारे में बात करता है, सेक्शन 66 से सेक्शन 76 के अंदर, कि अगर आप कोई फॉल्ट डिक्लेरेशन कर देते हैं, या फिर आप फॉल्स नोटिस को साइन कर देते हैं, सर्टिफिकेट फॉल्स ले लेते हैं, तो इसको पनिशेबल बनाया गया है। और साथ ही साथ ये बोला गया है कि अगर आप ये सारी चीज़ें करते हो, अगर आप फॉल्स डिक्लेरेशन, साइनिंग ऑफ फॉल्स नोटिस या साइनिंग ऑफ फॉल्स सर्टिफिकेट कर देते हो, तो ये आईपीसी के अंदर भी पनिशेबल होगा। कौन से सेक्शन के अंदर? सेक्शन 193 ऑफ आईपीसी के अंदर। तो 193 ऑफ आईपीसी भी लग जाएगा। और पनिशमेंट जो है इसके अंदर 3 ईयर्स होती है। जैसे पहले भी बताई थी कि आप, जैसे अलग अलग पनिशमेंट बता रखी है कि आप सुबह 6 से 7 के बीच में शादी नहीं करते, चर्च के बाहर शादी करते हो, बिना विटनेस के करते हो, बिना परमिशन के करते हो, तो उसके अंदर भी अप टू 3 ईयर्स की पनिशमेंट बता रखी है। तो इस तरीके से यहाँ पे पनिशमेंट बता रखी है। अब यहाँ पे जो आपने डिक्लेरेशन की है, अगर इसको ऑफेंस बनाना है, तो यहाँ पे जो आपने फॉल्स डिक्लेरेशन की है वो कैसी होनी चाहिए? इंटेंशनल होनी चाहिए। अगर आप अनइंटेंशनली कर रहे हो तो फिर तो वो अपने अपने क्राइम है ही नहीं ना। तो इंटेंशनल आपकी फॉल्स डिक्लेरेशन होनी चाहिए। और अगर आप मैरिज को सोलेमनाइज कर लेते हैं बिना अथॉरिटी के, जो सेक्शन 5 के अंदर बता रखे हैं, बिना अथॉरिटी के आप सोलेमनाइज कर लेते हैं, इसको भी अपने आप में एक पनिशमेंट बताया गया है, जिसके अंदर 10 ईयर्स तक की पनिशमेंट होती है। तो काफी ज्यादा पनिशमेंट दी गई है, 10 ईयर्स तक की पनिशमेंट होती है। ठीक है, और साथ ही साथ ये तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई व्यक्ति जो है मैरिज को सोलेमनाइज कर लेता है, जो टाइम बताया गया है सुबह 6 से 7 के बीच में, या चर्च से बाहर जाके, तो उसको भी फिर यहाँ पे पनिशमेंट दी गई है, जिसके अंदर उसको अप टू 3 ईयर्स तक की पनिशमेंट दी जाती है, और साथ साथ उसके ऊपर फाइन तो लगता ही लगता है। तो एंड वर्ड यूज होगा जब आप पढ़ोगे, तो एंड वर्ड आपको मिलेगा, तो फाइन तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, और ऐसी कोई भी मनाही नहीं है पूरे इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के अंदर कि कोई व्यक्ति अगर नॉन क्रिश्चियन से मैरिज करता है तो वो अपने आप में कोई ऑफेंस होगा, तो ऐसा कुछ नहीं बताया गया। ठीक है, देन पार्ट 8 आता है हमारे पास, वो मिसलेनियस मैटर्स के बारे में बात करता है, जो आखिरी पार्ट है। पार्ट 8 ये मिसलेनियस मैटर्स के बारे में बात करता है। ठीक है, जो भी इसके अंदर दिए गए हैं कि कब जो है मैरिज वॉइड नहीं हो जाएगी, या अगर कोई माइनर इरेगुलरिटीज रह जाती हैं तो उस सिचुएशन में मैरिज वॉइड नहीं होगी। तो इस तरीके की बातें इसके अंदर बता रखी हैं कि किस तरीके के एरर्स को हम करेक्ट कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे रखी है कि कोई फीस जो यहाँ पे लगेगी तो वो फीस प्रिस्क्राइब करे स्टेट गवर्नमेंट, जो भी ये नोटिस भेजने में, पब्लिशिंग करने में मैरिज के लिए, सर्टिफिकेट इशू करने में, रजिस्टर ऑफ बुक्स बनाने के अंदर, सर्टिफिकेट इशू करने में, तो ये सारी चीज़ों के लिए ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें इसके अंदर दे रखी है। तो ये एक आपका इंट्रोडक्शन टाइप हो गया, आपको समझ आ गया होगा कि इसके अंदर है क्या। अब आप इसको एक बार रीड कर लोगे ना तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा, बट इतनी चीज़ें भी आप माइंड में रखो, आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे अगर आपको डाइवोर्स लेना है, डिवोर्स लेना है, इस मैरिज के हिसाब से, इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के हिसाब से अगर आपकी मैरिज हुई है, तो डिवोर्स के लिए हमारे पास कौन सा एक्ट आता है? इंडियन डिवोर्स एक्ट 1869। अब ये बहुत पुराना एक्ट था, तो इसके अंदर ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि एक तरीके से बोल सकते हो वुमेन के अगेंस्ट थी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ग्राउंड्स है जो कि वुमेन्स को नहीं दिए गए थे, मेन को दिए गए थे, जिससे कि ये शो होता था कि वुमेन्स को वैल्यू नहीं दी गई है। तो फिर इसके अंदर अमेंडमेंट की गई थी पर्टिकुलरली 2001 के अंदर, जिसके बाद जो है दोनों को एक बराबर कर दिया गया था, और दोनों को ही सेम तरीके के ग्राउंड दे दिए गए थे। जैसे कि क्या क्या ग्राउंड दे रखे हैं? कॉमन वही सभी लॉज के अंदर आपको एक ग्राउंड मिल जाएंगे कि जो व्यक्ति है वो एडल्ट्री ना कर रहा हो। ठीक है, दूसरी बात, अगर वो अपने धर्म को बदल लेता है, वो क्रिश्चियन धर्म के अंदर नहीं रह रहा है, तो आपको डिवोर्स मिल जाएगा। जो दूसरा व्यक्ति है वो कंटिन्यूस पीरियड के लिए, कम से कम 2 साल के लिए
अनसाउंड माइंड का रहा हो, ठीक है। इसी तरीके से जो पिटिशन प्रोवाइड की गई है वो लेपर्सी से गुजर रहा हो एटलीस्ट 2 साल के लिए। तो यहाँ पे 2 ईयर्स के हर चीज़ के अंदर पीरियड दे रखा है कि पिटिशन प्रेजेंट करने से पहले वो 2 साल के लिए वेनरल डिजीज से गुजर रहा हो कम्युनिकेबल फॉर्म के अंदर, और या फिर 7 ईयर्स के लिए उसको सुना ही नहीं गया हो वो व्यक्ति कहाँ गया है, ठीक है। जो इंडियन एविडेंस एक्ट भी यहाँ पे यूज़ हो गया। और जो दूसरा पार्टनर है वो विलफुली रिफ्यूज़ कर देता है मैरिज को कॉन्ज्यूमेट करने के लिए, ठीक है। इस कारण से मैरिज कॉन्ज्यूमेट नहीं हो पा रही है। और अगर डिक्री ऑफ ये रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिक्री पास हुई और 2 साल तक आप उसको पूरा नहीं कर रहे हो, देन फिर आप मैरिज को डिसॉल्व करवा सकते हो। तो ये सारे ग्राउंड है जिस बेसिस पे आप इंडियन डिवोर्स एक्ट के थ्रू मैरिज को डिसॉल्व करवा सकते हो, जो कि आपको बेसिकली वैसे भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये एक तरीके से हमारा इंट्रोडक्शन हो गया किसका, इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 का। आई होप आपको कुछ ना कुछ समझ आया होगा। अगर आपको कोई डाउट रहता है ना, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मैं आप कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को क्लियर कर दूं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिनको भी इस टॉपिक को कंप्लीट करना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।